कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जामिन करता है। सपोज़ जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में तो जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं एंड समर सीज़न में टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ने लगती है क्योंकि लोग ज़्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं। तो समर में टेम्परेचर बढ़ना अगर एक वेरिएबल हुआ और दूसरा वेरिएबल हुआ हिल स्टेशन पे विजिटर्स का जाना, टूरिस्ट का जाना एंड आइसक्रीम्स की सेल बढ़ना, तो टेम्परेचर इन दोनों से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर देखें मार्केट में या मंडी में, लोकल मंडी में जब टमाटर की सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो उसके प्राइसेस कम होने लगते हैं। तो अगर एक वेरिएबल है हमारे पास टमाटर की सप्लाई और दूसरा वेरिएबल है टमाटर के प्राइसेस, तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है एंड वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम सेल्स भी बढ़ रही है और टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं हिल स्टेशन पे, तो वो दोनों भी रिलेटेड हैं। कोरिलेशन एनालिसिस से हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है भी या नहीं है। क्या एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होती है? क्या जिस डायरेक्शन में एक वेरिएबल मूव कर रहा है दूसरा वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में? इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली रिलेटेड हैं तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी, और अगर दोनों वेरिएबल्स नेगेटिवली रिलेटेड हैं तो दोनों की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। एंड कोरिलेशन एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। अब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक की वजह से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है? जैसे सपोज़ बारिश के सीज़न में कम बारिश हुई एंड उसकी वजह से कम फसल हुई एक गांव में, तो ये यहाँ साफ पता चल रहा है कि जो बारिश है वो कॉज है एंड उसका इफ़ेक्ट हो रहा है कम फसल होना। तो ये दोनों रिलेटेड हैं क्योंकि कम फसल होने का रीज़न है कम बारिश होना। लेकिन अगर कोई सेंचुरी में, कोई नेचुरल रिजर्व में बहुत सारी बर्ड्स आए हैं एंड आपके मोहल्ले, गली मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे उसी टाइम पे बर्थ हुआ है उन सब का, तो ये एक मियर कोइंसिडेंस है। बर्ड्स की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है एंड साथ में बच्चों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन इसका कोई आसपास कोई कॉज और इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि जो बर्ड्स आए हैं और बच्चे ज़्यादा हुए हैं ये मियर कोइंसिडेंस है। उसकी वजह से, बर्ड्स की आने की वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं हुए हैं। एंड किसी किसी केस में एक थर्ड वेरिएबल की वजह से दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। सपोज़ गर्मियों का मौसम है एंड आइसक्रीम की सेल्स बढ़ रही है एंड दूसरी जगह पे बहुत सारे लोग डूब के मर भी रहे हैं। तो अब आइसक्रीम की सेल्स अगर एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है आपका डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग इन स्विमिंग पूल, ये दोनों साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है कि आइसक्रीम की सेल्स बढ़ने से ही जो ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रही है। क्योंकि गर्मी बढ़ी है तो गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ती है एंड गर्मी की वजह से लोग स्विमिंग पूल में ज़्यादा नहाने जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो आइसक्रीम की सेल्स बढ़ना और लोगों का डूबना स्विमिंग पूल में, ये दोनों रिलेटेड हैं, बट इसका मेन रीज़न है गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ना। तो जो टेम्परेचर है वो थर्ड वेरिएबल है जिसकी वजह से ये जो दो वेरिएबल हैं आइसक्रीम की सेल्स और ड्राउनिंग, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब कोरिलेशन मेजर क्या करता है? कोरिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएंस एंड कॉज इसकी वजह से, कोरिलेशन की वजह से मेजर नहीं होता है। दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो सकते हैं बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, कि एक वेरिएबल कॉज है दूसरे वेरिएबल्स के इफेक्ट के लिए। कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि x कॉज है y की मूवमेंट के लिए या फिर y कॉज है x की मूवमेंट के लिए। x और y कोरिलेटेड है, इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू एक डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में चेंज हो सकती है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो सकती है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। कोरिलेशन ज़्यादातर दो तरह के ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि x और y की जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल लें तो गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ा और आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ी, तो दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन ये हुआ कि जैसे कि मंडी में टमाटर की सप्लाई बढ़ी और उसकी वजह से प्राइस कम हो गए, तो टमाटर की सप्लाई और टमाटर का प्राइस ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं क्योंकि ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस डिक्रीज़ हो रही है,
तो ये एग्जांपल हो गया नेगेटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स का। अब कोरिलेशन मेजर करने के 3 टेक्निक्स हैं। एक तो हो गया स्कैटर डायग्राम, दूसरा हो गया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और तीसरा हो गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहले बात करते हैं स्कैटर डायग्राम्स की। तो इसको एक एक ग्राफ देख के हम समझते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं होता। इसमें जो ग्राफ पे स्कैटर डॉट्स होते हैं उसी को देख के हमें पता चल जाता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। जैसे ये है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक लीनियर रिलेशनशिप है और जो लाइन जा रही है वो स्ट्रेट है एंड उसी लाइन पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू लाइज कर रही है जहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में। ये रहा x वेरिएबल, ये रहा y वेरिएबल एंड इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है क्योंकि अगर ये जो हमारी लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन है, उसके आजू बाजू अगर आसपास हम देखें तो जो पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो स्कैटर्ड हैं, मतलब वो उनमें थोड़ा ज़्यादा डिविएशन है जो कि हमारी सेंटर लाइन है उससे। तो ये हैं तो दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये भी y वेरिएबल्स की भी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है। अगर देखें 5 से 25 और x वेरिएबल की भी 0 से 10 जा रही है तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन ये परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। इन 2 वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि अगर हम देखें x वेरिएबल और ये y वेरिएबल देखें तो ये ऑल ओवर द ग्राफ स्कैटर्ड है। x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़ हर जगह है पूरे ग्राफ में, तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। और ये जो हमारी लाइन है, जो लीनियर लाइन है, वो भी स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन क्योंकि ये जो x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है, दोनों की वैल्यूज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 से 10 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू 30 से 10 की तरफ डिक्रीज़ हो रही है। तो एक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दूसरे की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है लेकिन परफेक्टली नेगेटिव नहीं है क्योंकि परफेक्टली जो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं उसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी पर सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। बट इसमें जो स्ट्रेट लाइन है इसके दोनों तरफ स्कैटर्ड हैं पॉइंट्स, मतलब कि डिविएशन बहुत ज़्यादा है। जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं 0 to 10, लेकिन जो y वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही है 30 से 0 की तरफ। तो ये हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड क्योंकि एक की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, दूसरे की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। अब ये है पॉजिटिव नॉन लीनियर रिलेशन क्योंकि इसमें जो लाइन आप देख रहे हो, वो जो ये रेड लाइन है, इसे साफ पता चल रहा है कि ये लीनियर लाइन नहीं है, तो इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये नॉन लीनियर रिलेशन है। ये थोड़ा कर्व्ड है, मतलब कि दोनों की वैल्यूज़ तो इंक्रीज़ हो रही है, x की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है 0 to 10 की तरफ और y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है 20 to 100 की तरफ। बट इन दोनों में जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। अब ये x और y की वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है ये नेगेटिव नॉन लीनियर रिलेशन है क्योंकि हम देख सकते हैं कि x की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। एंड ये लीनियर भी नहीं है क्योंकि ये जो लाइन है हमारी वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ी कर्व्ड लाइन है। तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है लेकिन नेगेटिवली कोरिलेटेड। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, क्योंकि कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड इससे हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पता चलता है। कार्ल पियर्सन्स का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कोरिलेशन कोफिशिएंट का, उसे हमें लीनियर अगर रिलेशनशिप है 2 वेरिएबल्स के बीच में x और y के बीच में तभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉन लीनियर में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कुछ नहीं आएगा, वैल्यूज़ नहीं आएंगी। एंड 2 वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है वो हमें स्कैटर डायग्राम से पता चल जाता है। अभी जैसे हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, 6-7 एग्जाम्पल, उसमें साफ दिख रहा था कि जिसमें लीनियर रिलेशनशिप है उसमें स्ट्रेट लाइन थी। तो पहले अगर हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोनों वेरिएबल्स का तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पे हमें कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट अप्लाई करना भी है या नहीं है। अब कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कैसे करना है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और x वेरिएबल है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ फार्मर्स और y वेरिएबल है एनुअल यील्ड पर एकड़। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली है एंड इन वैल्यूज़ का हम सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। तो मीन के लिए हम
एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड हमारे पास x जो वेरिएबल है उसका मीन वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम y वेरिएबल की भी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जितने भी x की जो वैल्यूज़ हैं उसमें से मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड जो मीन है उनका हम स्क्वायर कर लेंगे, जो डिफरेंस है, जो डिवीएशन आया है वैल्यूज़ में मीन सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सिमिलरली y के लिए भी हम पहले वैल्यूज़ में से मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। एंड देन हम जो वेरिएबल्स हैं, जो डिविएशंस हैं x और y की मीन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आई हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें से सिर्फ 3 वैल्यूज़ चाहिए। एक तो ये वैल्यू चाहिए हमें 112, क्योंकि ये जो हमने डिविएशन निकाला है x वेरिएबल का उसका सम है, एंड जो y वेरिएबल का हमने डिविएशन का स्क्वायर निकाला है उसका सम है, और जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवीजन का उसका सम है। तो जो ये सम है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है जो हमारा ये कोवेरियंस तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि कोवेरियंस निकालने के लिए हमें इसे n से डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन जो हमारा ये प्रोडक्ट आता है x की डिविएशन और y की डिविएशन का, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर रूट जो ये है x का और y का है इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने जब फॉर्मूला यहाँ पे डाला तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है 0.644। तो मतलब ये जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.64। अब इससे ये पता चलता है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है तो ये मतलब ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं x और y ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जितने फार्मर्स जितना ज़्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड करेंगे उनकी फसल उतनी ही ज़्यादा होगी। ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं तो दोनों की वैल्यूज़ एक ही डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, दोनों की वैल्यूज़ बढ़ेगी।
अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, कितने ज़्यादा टाइम आपने स्कूल में स्पेंड किए फार्मर्स ने, और y की वैल्यू क्या होगी, कितनी ज़्यादा उनकी फसल हुई। तो जब जितनी ज़्यादा वो स्कूल में टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा फसल होगी। एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट जितना 1 से पास होता है उतना वो स्ट्रांगली रिलेटेड होता है दोनों वेरिएबल्स। तो ये 0.5 से ज़्यादा है, तो ये 0 से ज़्यादा 1 से क्लोज है, तो ये पॉजिटिवली स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं दोनों वेरिएबल्स। अब कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होता है, क्योंकि ये कोफिशिएंट होता है जो आर होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब जैसे ग्राम, किलोग्राम, लीटर या मिलीलीटर जैसे यूनिट्स होते हैं, आर की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि एक नंबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, सपोज -0.45 -0.8 है, तो दोनों वेरिएबल्स x और y जो दो वेरिएबल्स होंगे वो आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो y की वैल्यू उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब कि y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे 0.45 0.6, तो दोनों वेरिएबल्स x और y पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यूज़ एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी। अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और एक की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों के सीज़न में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ती है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और सेल्स, आइसक्रीम की सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आर की वैल्यू जो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। इसी रेंज में वैल्यू कोई भी आएगी कैलकुलेशन करने के बाद। अगर इसके बाहर आपकी वैल्यू आ रही है, जैसे -1.05 -1.6, तो मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई ना कोई ज़रूर मिस्टेक की है एंड आपको दोबारा कैलकुलेशन अपनी चेक करनी पड़ेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर r की वैल्यू 0 है तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं तो x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है r की, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट की, कि अगर इसकी r की वैल्यू 1 है या -1 है तो मतलब कि ये परफेक्टली कोरिलेटेड हैं। अगर r की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और अगर r की वैल्यू -1 है तो ये परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी ये है r की, कि r की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही दोनों वेरिएबल्स ज़्यादा रिलेटेड होंगे, स्ट्रांगली रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये है कि 0.5 से 1 के बीच में एंड -0.5 से -1 के बीच में अगर वैल्यू है r की तो दोनों वेरिएबल्स स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। एट्थ प्रॉपर्टी ये है r की, कि अगर r की वैल्यू 0 के पास है तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो वीक होगा, मतलब कि 0 से लेके 0.5 और 0 से लेके -0.5 इस रेंज में अगर वैल्यू आ रही है r की, तो मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वीक है, क्योंकि ये 0 के क्लोज़ हैं, ये 1 के क्लोज़ नहीं है। नाइन्थ प्रॉपर्टी ये है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट की, कि इसकी r की वैल्यू पे अगर स्केल चेंज कर दें हम तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने स्टेप डिवीएशन मेथड देखा था मीन मीडियन मोड में, जब हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने एक स्टेप डिवीएशन मेथड यूज़ किया था, जिसमें हमने एक कॉमन फैक्टर लिया था, जिससे कि यूज़ करने के बाद जो कैलकुलेशन थी वो ईजी हो गई थी, जो हमारे पास नंबर्स थे वो छोटे हो गए थे वैल्यू में। तो अगर वैसे भी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ करें, कैलकुलेट करें कि अगर कॉमन फैक्टर लेके, तो भी r की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होती, चेंज नहीं होती है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम की सेम रहती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये हमारा स्टेप डिवीजन मेथड है। सपोज़ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, x है प्राइस और y है मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये 1800, 2000, 2500, 2700, 3000 ये वैल्यूज़ हैं, तो ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ भी 120, 150, 190, 220, 230 हैं, तो ये वैल्यूज़ है बड़ी है। तो इनको हम एक अज्यूम्ड मीन लेंगे और एक कॉमन फैक्टर लेंगे। तो जैसे कि प्राइस इंडेक्स है ये, इसके लिए हम एक अज्यूम मीन कर लेते हैं, मीन अज्यूम कर लेते हैं 100, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल जो चैप्टर देखा था लास्ट वीडियो, उसमें भी हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए एक मीन अज्यूम किया था स्टेप डिवीजन मेथड में और एक कॉमन फैक्टर लिया था। और ये जो मनी सप्लाई है ये करोड्स में, इसके लिए भी हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लेते हैं 1700। अब जो कॉमन फैक्टर है h, वो कॉमन फैक्टर हम प्राइस इंडेक्स के लिए लेंगे, तो ये हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 10,
और ये जो k है कॉमन फैक्टर वो हम मनी सप्लाई के लिए लेंगे, तो ये बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 100। अब जैसे कि हमें डिविएशन निकालना है तो हमने क्या किया है कि जो ये सेल है इसमें हमने जो वैल्यूज़ हैं उसमें से कॉमन अज्यूम्ड मीन माइनस करके उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया है। तो ये सारी वैल्यूज़ वही हैं। 2 आया, 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 10 2। फिर हमने उसका स्क्वायर ले लिया है एंड उसके बाद हमने y के लिए भी सेम किया है, जो उसमें भी हमने 1800 में से 1700 माइनस किया तो 100 डिवाइडेड बाई 100 तो 1 आ गया। तो उसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ के लिए कर लिया है। फिर हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया और फिर हमने uv, जैसे कि हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था दोनों का डिवीएशन का, वैसे ही हमने स्टेप डिवीजन मेथड में इन दोनों को u और v इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमने पहले इन सब का सम किया था, तो सम में हमें सिर्फ 3 के सम चाहिए। एक तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीएशन का, एक स्क्वायर का, एक्स वेरिएबल का और एक y का जो डिवीएशन का जो है उनका सम। तो हम इनके सम ले लेते हैं। अब हमने स्क्वायर रूट ले लिया इस वैल्यू का, तो ये वो आया 20.57 और स्क्वायर रूट लिया इस वैल्यू का तो वो आया 18.52। अब हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें हम इस वैल्यू को uv को डिवाइड करेंगे इन दो वैल्यूज़ से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.99। अब ये हमारा स्टेप डिविएशन मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकला है, लेकिन अगर इसको हमें क्रॉस चेक करना है कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का मेथड था उसमें भी क्या यही कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है या फिर अलग आता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम इन दोनों को कॉपी करेंगे वैल्यूज़ को, और जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है उसमें पेस्ट कर देंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.99 आ रहा है। मतलब कि अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे इनका, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं लिया, इसमें कोई अज्यूम्ड मीन नहीं किया है, हमारा जो स्टेप था स्टेप बाय स्टेप गए हैं एंड उसके बाद भी 0.99 ही कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है। एंड उसके बाद हमने स्टेप डिविएशन मेथड में एक मीन अज्यूम किया है, एक कॉमन फैक्टर लिया है, उसके बाद भी कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.99 आ रहा है। तो जो हमारी 9th प्रॉपर्टी थी उसका कहना यही है कि अगर हम स्केल चेंज कर दें, जैसे हमने 1800 को 100 से डिवाइड किया तो 18 है, हमने स्केल चेंज कर दिया है इसका, एंड इसको 120 को भी 10 से डिवाइड किया कॉमन फैक्टर लेके तो भी इसका स्केल चेंज किया है, लेकिन कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो r, उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ भी 0.99 है स्टेप डिविएशन मेथड से भी, और स्टैंडर्ड डिविएशन और जो स्टैंडर्ड मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट का उसको कैलकुलेट करने के भी 0.99 आया। तो ये हमारी हो गई 9th प्रॉपर्टी। अब हम कुछ वैल्यूज़ से समझते हैं कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को जो वैल्यू आएगी r की उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो सपोज़ r की वैल्यू है 0.1, तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं x और y ये पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, बट ये वीकली पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। जो हमारा स्केल होता है 0 से 1 के बीच में, अगर 0 से 0.5 के बीच में अगर r की वैल्यू आ रही है 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो वीकली रिलेटेड होंगे, दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली होंगे लेकिन वीकली होंगे। अगर 0.5 से 1 के बीच में है तो 0.6 हो गया, 0.7, तो वो स्ट्रांगली रिलेटेड हैं दोनों वेरिएबल्स। तो जो हमारा स्केल है 0 से 1 के बीच में, जैसे जैसे वैल्यूज़ 0 से 1 की तरफ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स में वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सिमिलरली अगर 0 से लेके -1 के बीच में वैल्यूज़ जैसे जैसे कम होती जाएंगी, जैसे कि -0.1 हुआ, -0.2, तो -0.5 तक अगर जो वैल्यूज़ हैं 0.2, 0.3, -0.4 तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं बट वो वीक हैं। लेकिन अगर -0.5 से 1 के बीच में वैल्यूज़ हैं, 0.6 हो गया, -0.7 हो गया, -0.9 हो गया, तो वो जो दो वेरिएबल्स हैं वो स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव है बट वो स्ट्रांग है। तो ऐसे हम इंटरप्रेट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है, r की वैल्यू आती है उसको। अब देखते हैं कि स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ब्रिटेन के एक साइकोलॉजिस्ट स्पेयरमैन ने
कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का एक नया तरीका निकाला जिससे कि हम उन वेरिएबल्स में भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि नॉन लीनियर हैं। एंड इसका यूज़ ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जैसे कि हम किसी गांव में हैं एंड वहाँ हमें वेट और हाइट के बीच में कोरिलेशन मेजर करना है, लेकिन हमारे पास कोई वेइंग मशीन नहीं है, हमारे पास कोई हाइट मेजर करने के लिए स्केल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो वहाँ पे लोग होंगे उनको हम रैंक दे देंगे हाइट के अकॉर्डिंग। जो सबसे लंबा होगा उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, उसके बाद जिसकी हाइट होगी उसको सेकंड रैंक दे देंगे एंड सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रैंक दे देंगे। सिमिलरली वेट में जिसका सबसे ज़्यादा वेट होगा, मतलब जिसको हम देख सकते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा वेट है उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, फिर फोर्थ रैंक, सिमिलरली सबको रैंक दे देंगे। एंड फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक के अकॉर्डिंग। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इन सब को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, मतलब इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती है कि कोई कितना ब्यूटीफुल है। तो इनको हम रैंक ही दे सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे कम इंटेलिजेंट है, एंड कोई सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, कोई उससे कम खूबसूरत है, कोई उससे कम खूबसूरत है। तो इनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ही देते हैं। इसमें कोई भी कॉन्टेस्ट हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स होता है, तो इसमें रैंकिंग ही आती है कि कौन फर्स्ट पे फिनिश किया, किसने किसने सेकंड में फिनिश किया। तो जो ये रैंक आती है इनको यूज़ करके भी हम यहाँ भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं कि इंटेलिजेंस और ब्यूटी इन दोनों में क्या कोरिलेशन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं कि एक वेरिएबल है इंटेलिजेंस, दूसरा वेरिएबल है ब्यूटी, तो इनमें क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड स्कैटर डायग्राम के जब हम ग्राफ देख रहे थे तब हमने देखा था कि दो केसेस ऐसे थे जिसमें कि नॉन लीनियर पॉजिटिवली कोरिलेशन था और नॉन लीनियर नेगेटिवली कोरिलेशन था। तो उन केसेस में भी हम स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज़ करके दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल्स में एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं तो उससे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे हम रैंक देते हैं। तो सपोज़ वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 1000, तो इसमें हम रैंक दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें यही फ़ायदा है। लेकिन अगर वहीं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई किसी वेरिएबल में तो वहाँ पे फिर असर पड़ता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, एंड जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। स्पेयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। इसमें जो डी है वो डीविएशन है रैंक और रैंक के मीन से, वो हम जब एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो एन है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है जब रैंक दिया हुआ है। अब ये एक सपोज ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें 3 जज हैं ABC और 5 कंटेस्टेंट हैं और 1, 2, 3, 4, 5, और जो जज ए है उसने अपने हिसाब से 5 को रैंक दी है, बी है उसने अपने हिसाब से 5 को रैंक दी है और सी है उसने अपने हिसाब से 5 को रैंक दी है। तो जैसे कि फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट है उसको ए ने फर्स्ट रैंक दी है, बी ने सेकंड रैंक दी है, सी ने फर्स्ट रैंक दिया है। तो अब हमें ये देखना है कि जो जजेस हैं ए, बी और सी, इन तीनों में से वो कौन से 2 जज हैं जो कि स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं, जिनमें की जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें जो n है वो हो गया 5 क्योंकि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब पहले हम डिविएशन निकाल लेंगे। तो डिविएशन पहले हम निकालेंगे ए और बी के रैंक का। पहले हम देखेंगे कि ए और बी जो जजेस हैं ये आपस में जो इनका कोरिलेशन जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है या वीक है। तो पहले हम डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं a माइनस बी। तो इसको सिंपली हम a ने जो रैंक दिया है उसमें से b जो ने रैंक दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड अब इसमें से हम इन सब का स्क्वायर कर लेंगे। सिमिलरली अब हम D2 कैलकुलेट कर लेंगे। अब जजेस जो जज A है और C है इन दोनों में क्या कोरिलेशन है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डिविएशन करना पड़ेगा कि दोनों के जो रैंक दिए हैं उसमें कितना डिविएशन है, और फिर हम उसका भी स्क्वायर करेंगे कैलकुलेशन के लिए।
अभी जो थर्ड डिविएशन है इसमें हम जज बी और सी के बीच में रिलेशनशिप है वो निकालना है हमें। तो हम इनके रैंक में जो डिविएशन है वो कैलकुलेट करेंगे। इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे हम। अब हम ये जो तीनों डिविएशंस का स्क्वायर है इनका सम कर लेंगे। अब जो फॉर्मूला है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का वो ये है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ पे डी स्क्वायर पर्टिकुलरली हम रिस्पेक्टिवली सबके ले लेंगे, जैसे D1 D2 D3 हो गया, और n हमारा 5 है ही क्योंकि 5 कंटेस्टेंट्स हैं। तो अब जब हम ये सारी वैल्यूज़ 1 माइनस 6 डी स्क्वायर पहले हम a और b के लिए निकालेंगे, तो D1 का स्क्वायर उसका जो सम आएगा वो आता है 6.25। इसको हम इसमें जब हम डालेंगे वैल्यूज़ में और फिर उसको डिवाइड करेंगे जो n है उसके क्यूब माइनस 5 से, तो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.6875। सिमिलरली a और c जज के बीच में 0.5 आता है और b और c जज के बीच में -0.4। तो इन तीनों वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि जो a और b जज हैं इन ये आपस में बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, क्योंकि इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट एक तो 0.5 से ज़्यादा है, 0.68 है, तो समवेयर इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 0.7 हो जाएगा। एंड ये 1 के नज़दीक है और ये 0.5 है, तो a और c के बीच में कम स्ट्रॉन्ग है जो रिलेशन है उनका, वीक है इन कंपैरिजन टू a और b के बीच में। और जो b और c के बीच में जो रिलेशन है वो तो नेगेटिव है, तो इसको एंड वो भी वीक ही है। तो इन तीनों जजेस में a और b के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है एंड पॉजिटिव है। अब दूसरा केस हम देखते हैं जब हमें रैंक नहीं दी हुई है। अब ये हमारे पास डेटा है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स में मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास रैंक नहीं दी हुई है। तो पहले हम इनका रैंक कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो वैल्यूज़ डालेंगे उससे हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। तो अब रैंक निकालने का एक फॉर्मूला ये है कि आप एक्सेल में रैंक टाइप करें एंड जो EQ आ रहा है उसको करेंगे, तो हमारे पास तो हमने फॉर्मूला लगाई जो एक्सेल में पहले से हैं, उससे हमारे पास रैंक आ गई है। सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे तो y की भी रैंक आ जाएगी। अब हमारे पास x की भी रैंक आ गई है और y की भी रैंक आ गई है। तो अब इस दोनों रैंक में हमें डिविएशन निकालना है, तो इजी है। इसमें से हम जो फर्स्ट रैंक है रिस्पेक्टिव रैंक उसमें से ये माइनस करेंगे फर्स्ट स्टूडेंट की रैंक जो इकोनॉमिक्स में है एंड वो आ जाएगी हमारे पास 0। सिमिलरली -1 1। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे एंड हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड उसका हम एडिशन करेंगे तो इन सब का सम आ जाएगा विच इज़ 2। अब इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे अगर 1 माइनस 6 समेशन सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, तो इसमें हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा 0.9। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो 0.9 आया
कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं स्टैट्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों आपस में बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। मतलब अगर एक बच्चा स्टैट्स में मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो वो इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, और अगर वो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो स्टैट्स में भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, क्योंकि ये 1 के बहुत पास है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.9 है, इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। अब तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि रैंक नहीं दी हुई है और रैंक रिपीटेड भी है। तो सपोज़ हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं x और y, और इनकी हमें वैल्यूज़ दी हुई है। तो अब हमें रैंक असाइन करना है और इसमें रैंक रिपीट भी होगी। तो जैसे कि क्यों रैंक रिपीट होगी, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो इसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। y की वैल्यूज़ 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। तो इसमें जो रैंक होगी वो इन जो भी वैल्यूज़ इक्वल हैं उनको हमें सेम रैंक देनी पड़ेगी। एंड उसमें हम कैसे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो पहले जो x है इसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं, तो इसको हम अपना जो रैंक हमने दिया था जैसे लास्ट एग्जांपल में वैसे ही रैंक असाइन कर देंगे। अब y वेरिएबल के लिए सिंस इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं एंड हमें सबको इक्वल रैंक देनी है जो भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो इसमें हम दूसरा रैंक असाइन करेंगे। इसमें हम एवरेज रैंक असाइन करेंगे। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें सेम रैंक असाइन की हुई है। 5.5 यहाँ पे है, फिर 5.5 यहाँ पे है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है। तो 10 3 बार रिपीट हुआ है, 2.5 2 बार रिपीट हुआ है और 5.5 2 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे हम डिविएशन कैलकुलेट कर लेंगे x और y के रैंक के बीच में। तो वो आ गया हमारा 1 माइनस 5.5 माइनस 4.4। तो सिमिलरली हमने सबके लिए डिविएशन कैलकुलेट कर लिया, डिविएशन का स्क्वायर कर दिया और फिर डिविएशन का जो स्क्वायर आया उसका हमने सम कर दिया। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का, क्योंकि इसमें हमारी रैंक रिपीट हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो 6 से मल्टीप्लाई हमने डी स्क्वायर किया था वहाँ पे, उसमें यहाँ पे हम m1 का क्यूब माइनस m1 डिवाइडेड बाई 12, m2 का क्यूब माइनस m2 डिवाइडेड बाई 12, ये कैलकुलेट, ये एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना पड़ेगा। ये m1 m2 m3 है क्या, m1 m2 m3 होगा हमारा जो रैंक्स रिपीट हुए हैं वो। अब देखेंगे हम कि वो पहली वैल्यू जिसके सबसे ज़्यादा बार रैंक रिपीट हुए हैं, कौन सा रैंक है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हम उसको ग्रीन से साइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार 10 रिपीट हुआ है। ये 10 हो गया 3 बार, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये 10 हो गया 3 दूसरा, और ये 10 हो गया तीसरा। ठीक है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में डालें m1 का क्यूब माइनस m1 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारी वैल्यू आती है 2। अब m2 क्या होगा, जो दूसरी रैंक जो कि रिपीट हुई है। अब इसमें 5.5 रिपीट हुआ है, तो हम 5.5 को ले लेते हैं। तो इसको हमने रेड से फिल किया और इसको भी रेड से फिल किया। तो ये 2 और 5.5 और कहीं नहीं है, तो 2 ही बार रिपीट हुए हैं 5.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसकी वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूला में डालेंगे m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाई 12, तो 0.5 आ रहे हैं। अब तीसरा रैंक जो कि रिपीट हुआ है बहुत बार, तो वो है 7 रिपीट हुआ है, नहीं हुआ। 1 एक ही बार है, 2.5 2 बार है। तो 2.5 को हम येलो से ऑरेंज से मार्क कर देंगे एंड फिर 2.5 यहाँ भी है। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है और कहीं 2.5 नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो 7 है वो रिपीट नहीं हुआ, 1 रिपीट नहीं हुआ, 4 रिपीट नहीं हुआ, 12 रिपीट नहीं हुआ, 8 रिपीट नहीं हुआ। तो हमारे पास ये रिपीटेड हुए हैं।
तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 2.5. अब अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये सारी वैल्यूज़, तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 3 एंड फिर है d² प्लस, अगर हम ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज़ डालने लग जाएं उसके बाद हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वो है 0.3। तो इस केस में भी जहाँ पर कि रैंक्स रिपीट हो रहे हैं उसमें भी हम स्पेयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं।